हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सबू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारे आगे का टॉपिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट समझाया था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या डेफिनेशन है उसकी, एक्ट में कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है, प्रॉमिस की मैंने आपको बताई थी, एग्रीमेंट की मैंने आपको बताई थी। ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले वो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर भी जाके बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में बेसिकली करेंगे क्या, वो यही करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट ऐसी ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकती है। इसमें यही दिया होता है कि आपको बताना है कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपको उसको जस्टिफाई करने को बोला जाएगा, या इस पे आप कमेंट कीजिए, या आप एग्री इससे हैं या नहीं है। इस तरीके से पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आपका आ सकता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसमें बस आपको यही चीज समझानी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है, और दोनों चीजों को बिल्कुल आप अच्छे से समझा देंगे तो आप फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे से ये सब समझा दिया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की या इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक को आप दो तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, उन दो तरीकों को मैं बताऊंगा। उससे पहले ये समझिए, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कब होगा? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब वो क्या बनेगा, एक एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कब उसको मान्यता प्राप्त होगी कॉन्ट्रैक्ट की, जब वो एक एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट होना एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है किसका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसके लिए हमें दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझनी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है। अगर आपने प्रीवियस जो वीडियो से नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें दोनों ही टर्म जो है वो काफी अच्छे से समझाई हुई है। इसके बाद मैंने आपको बताया इस स्टेटमेंट को आपको दो तरीके से समझाना है। पहला जो स्टेटमेंट ये बनेगा हमारा, वो ये बनेगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एक जो है पॉइंट वो हमारा ये बनेगा, पहला पॉइंट आपको इसमें ये समझाना है। देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कि जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं वो सब क्या होंगे, एग्रीमेंट होंगे। दूसरा इसमें पार्ट आपको ये समझाना है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये तो समझा दिया कि सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है। अब इसके बाद आपको ये भी समझाना है कि सारे जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, ये सारी चीजें आपको इन दो पॉइंट्स में आपको समझाना है। ये पूरा क्वेश्चन जस्टिफाई करने के लिए आपके पास आ सकता है, कमेंट करने के लिए आ सकता है, एग्री है आप या नहीं है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए इनको समझते हैं। मैंने आपको बताया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से ही, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, चलिए मैं वो आपको बता देता हूं। तो इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो मैंने इसमें आपको पहली चीज क्या बताई, इसके अंदर पहली चीज मैंने आपको बताई कि जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका एसेंशियल पार्ट क्या है, उसका एसेंशियल पार्ट यही है कि वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी एसेंशियल पार्ट क्या है, द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज एग्रीमेंट, कि वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया। अब विदाउट एन एग्रीमेंट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, विदाउट एन एग्रीमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की जब डेफिनेशन बताई थी वहां पर भी आपको ये बताया था मैंने कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। चलिए एक बार दोबारा से पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एक एग्रीमेंट था, ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो पहला जो एसेंशियल टर्म यही है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बिना एग्रीमेंट के वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। जैसे कि देखिए, एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम
क्या करते हैं, एक चीज आपने सुनी होगी, अगर हम बात करें फायर की और बात करें स्मोक की, ठीक है, तो विदाउट स्मोक, ठीक है, विदाउट स्मोक क्या है, क्या फायर लग जाएगी, ठीक है। अगर देखिए स्मोक है, अगर हमने आग जलाई, ठीक है, हमने फायर किया, तो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, यानी स्मोक निकलेगी, ठीक है। उसी तरीके से आप इनको समझिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को और एग्रीमेंट को। मैंने क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट है एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बस आपको पहले पॉइंट में यही चीजें समझानी है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। कैसे, अगर हम बात करें फायर की, जब आप फायर यानी आग जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है, उसमें से धुआं क्या है, निकलेगा। सेम ऐसे ही जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एग्रीमेंट जरूर होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो यही मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी जहां पर भी आग लगेगी वहां पर फायर जरूर होगा, यानी जहां पर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां हमारा एग्रीमेंट जो है वो जरूर बनेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझा सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट में आप इतना बताएंगे तो काफी अच्छे से समझ जाएगा। और इसके बाद एग्जाम्पल में भी आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि ये एग्रीमेंट है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाना है। तो पहली चीज, पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या था, एनफोर्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी उसमें लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं जो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी, यानी जहां पर भी लीगल ऑब्लिगेशन की बात होगी ऐसे एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मैंने आपको कल एग्जांपल भी बताया था लास्ट क्लास में कि जहां पर एक बात हो रही थी, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ए ने बी को क्या करा, अपनी जो कार है वो सेल करी ₹1,00,000 में, ठीक है। तो अब यहां पर ए के लिए ऑब्लिगेशन है, और ए के लिए क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको अपनी कार जो है वो ए को देनी है। तो ये क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। तो ऐसे ही एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें ये बता सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। चलिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्रीमेंट, यानी पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जांपल फिर मैंने आपको दिया था, ठीक है, कि विदाउट एन एग्रीमेंट कोई भी हमारा, ये भी आप लिख सकते हैं, विदाउट एन एग्रीमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जहां पर भी स्मोक होगा वहां पर फायर होगा ही होगा। तो इसी तरीके से जहां पर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर क्या होगा, एग्रीमेंट होगा ही होगा। तो इसीलिए इसी से ये बात जो है जस्टिफाई हो जाती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया था, ए और बी वाला, ठीक है। तो पहली जो चीज थी वो कंप्लीट हो गई। पहली चीज में आपको यही बताना है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसको अच्छे से समझाना है। तो दो तरीके से, पहला एग्रीमेंट के साथ और दूसरा एनफोर्सिबिलिटी के साथ, इनको आप समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारा फर्स्ट पॉइंट वो आप कवर हो चुका है। अब आते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या था, एग्रीमेंट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हम समझाएंगे, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर टर्म आ गई एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। अब क्यों नहीं कहलाएंगे, ये हम डेफिनेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं वो कब कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो जो भी हमारे एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएंगे, ओनली व्हेन एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी उन्हीं एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो सिर्फ एग्रीमेंट ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं एन एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ,
यानी बिना एनफोर्सिबिलिटी के हमारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इस बात से ये जस्टिफाई हो जाता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको भी आप एग्जाम्पल से जो है समझा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक पर्सन है ए और उसका जो सन है वो है बी। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको 1000 रुपीज पॉकेट मनी दूंगा हर महीने, ठीक है। बट ए ने बाद में मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया अपनी बात से। तो यहाँ पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पर एक सोशल ऑब्लिगेशन है, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। तो यहाँ पर बात क्या आ गई कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन होती है, बट यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बना सकते क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। तो इससे ये हमें समझ आ जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से ये हमने अच्छे से जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलिए, तो एक ही हमारा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें और होनी चाहिए तभी वो वैलिड बन सकता है। बिना उन चीजों के वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए उन्हें देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, इस यहाँ पर मैंने एसेंशियल एलिमेंट जो है वो सारे लिख दिए हैं जो आपके एक्ट में है, वो सेक्शन 10 में दिए गए हैं। जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 10 में बहुत सारे एसेंशियल जो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो दिए गए हैं। बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी पहला जो एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, अगर उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे वो तभी कहेंगे जब उसके अंदर एक लॉफुल ऑफर हो। उसके अंदर लॉफुल ऑफर होना चाहिए, यानी एक पार्टी क्या है किसी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर कर रहे हो, और एक लॉफुल क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। एक लॉफुल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, यानी उनके बीच में एक लॉफुल ऑफर और लॉफुल एक्सेप्टेंस जो है वो होना चाहिए। अब वो लॉफुल ऑफर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सेप्टेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो उसके लिए पूरा एक अलग से चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसी यूनिट का चैप्टर है, वो हम वहां पर पढ़ेंगे। बस आपको अभी इसमें इतना लिखना है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। उसके अंदर एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए और उसके अंदर एक लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो एक क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा माना जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जो सेकंड हमारा एलिमेंट है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उसमें लीगल रिलेशन होना चाहिए। ये बात मैं आपको पहले से भी बता के आ रहा हूं कि जो भी हमारी पार्टीज होंगी, पार्टी अगर 1 है और पार्टी 2 है, तो वहां पर क्या है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। वहां कोई भी सोशल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हम यही कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, लीगल रिलेशन को क्रिएट करें, तब जाके ही वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस यही लिखना है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट वो हो जाता है, वो यही हो जाता है कि वहां पर जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन जो है वो लीगल रिलेशन होना चाहिए। किसी भी मतलब जो भी लॉफुल चीजें होनी चाहिए, कोई भी अलग से काम हम नहीं करेंगे। सोशल ऑब्लिगेशंस अगर हैं वहां पर तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, यानी वो एनफोर्सिबिलिटी जो है वो नहीं कहलाएगी। एनफोर्सिबिलिटी या फिर लीगल रिलेशन तभी कहलाया जाएगा जब उनके बीच में क्या होगा, वो एक लीगल ऑब्लिगेशन होगा, या जिसको हम लीगल रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। चलिए इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब भी यही है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कंसिडरेशन का बेसिकली मतलब है क्विड प्रो क्यो। ये वर्ड दिया गया है आपकी बुक्स में भी, कई बार आपने सुना भी होगा, हो सकता है अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो। क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, यानी आपको रिटर्न में कुछ मिलना भी चाहिए। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बट रिटर्न में हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिली। अब वो कंसिडरेशन अमाउंट की लिए भी हो सकती है या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकती है। तो समथिंग इन रिटर्न, इसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन, या जिसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट या ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जिनमें लॉफुल कंसिडरेशन होगा, यानी कुछ रिटर्न में आपको मिलेगा, वही क्या है हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर उसमें एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, कुछ समथिंग रिटर्न में आपको नहीं मिल रहा लीगली, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज,
जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको सभी को पूरा करना है। वो आईसीए एक्ट में लिखा हुआ है, यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जितने भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो लीगली आपको पूरी करनी है। अगर आप उनको पूरा नहीं करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है, यहां पर जो भी पार्टीज होंगी उनका आपको ध्यान रखना है। वो कॉम्पिटेंट कब कहलाएंगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जब वो क्या हो, माइनर ना हो, यानी एज क्या हो उसकी, मेजॉरिटी हो, एज ऑफ मेजॉरिटी, और वो पर्सन जो है वो किसका होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का पर्सन यहां पर नहीं होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होंगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पहला जो माइनर ना हो, एज ऑफ मेजॉरिटी पर हो जो, और उसके बाद साउंड माइंड का हो वो, और ऐसे पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, डिडंट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर हम बात करें माइनर की, तो क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। एज क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी की होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। और कोई ऐसा पर्सन है जिससे लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यही होता है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन सी कॉम्पिटेंस, किसको हम कहेंगे कि वो जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड का पर्सन, एंड जो ऐसे पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, वो सब कॉम्पिटेंस पार्टीज कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, जो भी हमारा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो फ्री कंसेंट का होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट कैसे होगा, अब किसको बोलेंगे हम कि फ्री कंसेंट है, इसके अंदर बेसिकली कुछ चीजें आती हैं। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी वो फ्री कंसेंट वाले कहलाएंगे, जिसके अंदर ना तो फ्रॉड होगा, ना तो कोई मिस्टेक होगी, फ्रॉड हो गया, मिस्टेक हो गया, फ्रॉड, मिस्टेक, चलिए इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्रॉड है, मिस्टेक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, पहले लिखिए आप, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऐसी चीजें जो हैं वो ही क्या कहलाएंगी। अगर इन किसी भी चीजों से अफेक्टेड नहीं है हमारा जो भी कंसेंट है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो इन चीजों से अफेक्टेड है तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर वो इन चीजों से अफेक्टेड नहीं है, यानी उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी मिसहैपनिंग नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना कोई मिस्टेक है, तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे, वो सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा कि वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऐसा कंसेंट ना हो जिसमें फ्रॉड हो कोई, या जो पार्टीज के बीच में जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पर आएंगी आपकी फ्री कंसेंट वाले ऑप्शंस में। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं हम, वो है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लीगलिटी का मतलब क्या है, यानी जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए। जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे वो मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, मस्ट बी लॉफुल। हम किसी भी चीज को एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, वो लॉफुल अगर चीज होगी तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक क्या है, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड है ए, दूसरा इसका जो फ्रेंड है, दो फ्रेंड है ए और बी, ठीक है। एक पर्सन है सी, वो ए के पास गया और उसने ये बोला हम दोनों क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर तुमने बी को किल कर दिया, यानी अगर बी को किल कर दिया, सी ने बोला ए को कि अगर तुमने बी को किल कर दिया यानी मार दिया, तो क्या करेंगे, आपको मैं 10,000 रुपीज दूंगा या 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा अगर आप उस बी को मार देते हो। तो यहां पर ये जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, क्या वो वैलिड है? नहीं है, क्योंकि इसमें जो लीगलिटी है वो नहीं आ रही है ऑब्जेक्ट की। यहां पर क्या हो रहा है, अनलीगल जो काम है, इलीगल बोला जाए तो इलीगल जो काम है वो यहां पर हो रहा है, और इसी इलीगल काम को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए ये लास्ट पॉइंट इसका यही है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होंगे उसमें कंसिडरेशन जो भी होगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने आपको यहां से दे दिया, आई होप आप समझ गए होंगे।
तो ये सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये मेन जो है हमारे एसेंशियल हैं। अब वैसे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट आपको उतने नहीं पढ़ने, ये मेन जो हमारे एलिमेंट्स थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो गाइस आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब जो भी हमारे सारे एग्रीमेंट है वो कब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे या एग्रीमेंट क्या होता है, उनके बीच में हमने सारे जो डिफरेंस था वो समझ लिया था पहले वाले क्वेश्चन या टॉपिक के जरिए से। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उससे आपको उस टॉपिक में और अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।